राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तंश अमायरा को रूम में लेकर आ गया। अमायरा तंश को लेकर एकटक देखे जा रही थी। वह अभी भी अपने होठों को चबा रही थी। अपने होठों को बार बार चबाने के कारण उसके होठ एकदम से लाल पड़ गए थे। अमायरा ने अपनी पकड़ तंश के कंधे पर कस दी। तंश उसे चेंजिंग रूम में लेकर गया। उसने अपनी एक वाइट कलर की शर्ट निकाली और अमायरा को दे दी। अमायरा उस शर्ट को लेकर खड़ी थी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ शरारत चल रही थी। तंश उसे इग्नोर करके अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। अमायरा अपने कपड़े चेंज नहीं करती और चुपचाप तंश के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद तंश एक वाइट कलर के लोअर और वाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आया। उसके बाल भीगे हुए थे जिन्हें वह टॉवल से पोंछ रहा था। बाहर आते ही तंश की नज़र अमायरा पर गई, जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसने चेंज नहीं किया था। तंश की आईब्रो ऊपर हो गई। अमायरा को इस तरह देखकर, क्योंकि वो बहक रहा था, वह अपनी नसें दूसरी तरफ कर लेता है। 2 से 3 बार लंबी लंबी सांस लेने के बाद वह बिना देखे ही अपनी कठोर आवाज़ में बोला, चुपचाप इसे चेंज करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तंश की बात सुनते ही अमायरा शर्ट को बेड पर फेंक देती है और पीछे से तंश को पकड़ते हुए अमायरा बोली, मुझे अंजाम की चिंता नहीं रहती। वैसे क्या अंजाम होगा इसका? ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे बेड पर लेकर जाओगे, कपड़े उतारोगे और फिर वही होगा जो तुम हमेशा करते हो। इसमें बड़ी बात क्या है? वह बहुत ही स्टाइल से अपने हाथ को तंश के कंधे पर रखने की कोशिश करती है, मगर तंश थोड़ा लंबा था, इसलिए उसके लिए वह करना थोड़ा मुश्किल था। अमायरा के होठों को फ्लर्टिंग स्माइल थी। तंश उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए दांत पीसकर बोला, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें फ्लर्ट करने लायक नहीं छोड़ूंगा। अमायरा ने देखा कि उसके फ्लर्ट करने से तंश को कितना गुस्सा आ रहा है, तो वह उसकी शर्ट को पकड़कर खींचते हुए मासूमियत से बोली, हनी, रात हो चुकी है और सारे पूरे काम रात में ही होते हैं। क्या मेरे साथ सोने के लिए तुमने फिर से शॉवर लिया है? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम साथ में नहा सकते थे ना, और कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते थे। अमायरा की बात सुनते ही तंश ने आसपास का माहौल ठंडा पड़ गया। वह अपने गुस्से को किसी तरह शांत करता है। अमायरा ने देखा कि तंश का चेहरा और लाल पड़ रहा है। गुस्से के कारण तो उसे मज़ा आने लगा। वह इस बार कुछ कहने वाली थी कि तंश ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी ठंडी सांस उसके चेहरे पर छोड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश मत करो। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें विश्वास से कहकर घर भेज रहा हूँ। इतना कहते ही वह रूम से चला गया। वही अमायरा का चेहरा उतर गया। वह हाथ बांधते हुए कुछ सोच कर बोली, मुँह कुछ सोच। जब तुम्हें पता है ये नाराज़ है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, कुछ सोचना पड़ेगा। इतना कहते ही वह वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर में वह बाद तंश वापस आता है। उसने देखा अमायरा बेड पर लेटी हुई है और सो रही है, लेकिन उसकी पलकें थोड़ी थोड़ी फड़फड़ा रही हैं। तंश समझ गया कि यह ड्रामा कर रही है। तंश अपनी ठंडी आवाज़ में उसके पास जाकर बोला, वाइफी उठो और घर जाओ, यह मेरा फार्म हाउस है, मुझे यहाँ अकेला रहना है। मगर अमायरा बिल्कुल भी नहीं हिली। तंश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। अमायरा ने शर्ट के नीचे तंश के शर्ट्स पहना हुआ था, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से कमर पर बांधा था। यह देखकर तंश की आंखें छोटी हो गईं। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वह अमायरा को रूम से बाहर लेकर आ रहा था। वहीं अमायरा अपनी आंखें बंद किए हुए ही मन में गुस्से से बोली, यह मुझे क्यों लेकर जा रहा है? क्या यह नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ? पर मैं भी नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। सीढ़ियों के पास पहुँचते ही उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और तंश से चिपकते हुए जिद करके बोली, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे भी यहीं रहना है। आखिर एक पत्नी का धर्म होता है, जहाँ पत्नी रहे वहीं वह रहे। आखिर पति के चरणों में ही पत्नी का पूरा जीवन गुजरता है। स्वामी, तुम मुझे क्यों अलग कर रहे हो? तंश उसे ले जाते हुए बोला, अब तुम्हें पत्नी धर्म याद आ रहा है? पर मैं भी एक अच्छे पति होने के नाते तुम्हें घर भेज रहा हूँ।
ताकि तुम वहाँ मेरे बिना एंजॉय कर सको। लेकिन अमायरा बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी। वह तंज से और ज़्यादा चिपक जाती और ड्रामा करते बोली, ऐसे कैसे? जब राम जी वनवास गए थे तब सीता जी अच्छी पत्नी की तरह उनके साथ गई थी, और मेरा पति तो अपने फार्म हाउस पर ही अकेला है, तो मैं अच्छी पत्नी होने के नाते क्यों नहीं रह सकती? आखिरकार मुझ में भी कुछ संस्कार हैं। अमायरा की बात सुनते ही तंज के एक कदम एकदम से रुक गए। उसने अमायरा को अच्छे से देखा और फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या तुम खुद को सीता समझती हो? क्या कभी तुमने रामायण भी ढंग से पढ़ा है? सीता कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करती थी, और ना ही राम जी के सेना को ट्रेनिंग लेते वक्त परेशान करती थी, जैसे तुम मेरे बॉडीगार्ड्स को सुबह सुबह अपनी लस्टी नज़रों से घूर कर करती हो। यह सब उसे दांत पीसते हुए कहा था, क्योंकि उसे थोड़ा सा जलन भी हो रहा था और अमायरा पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर फिर वह अपनी नज़र फेर लेता है। अमायरा छोड़ने का कोशिश करती है छुड़ाने की, मगर उसने देखा कि तंज उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जा रहा है। तंज ने उसे सीट पर बैठा दिया और अपनी सीट पर बैठकर ऑर्डर किया, डिनर करो। अमायरा ने डिनर देखा, उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह तंज के हाथ को पकड़ी और बहुत ही प्यार से कह दिया, हनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगी, पर पहले खाना खा लो। तंज कुछ नहीं बोलता। अमायरा जैसे ही नूडल्स उठाती है, तंज तुरंत छीन लेता है। अमायरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, हनी यह सब कुछ मेरा फेवरेट है, क्या तुमने सब मेरे लिए नहीं बनाया? तंज के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अमायरा के पसंद के नूडल्स, पनीर, तंदूरी रोटी, गाजर का हलवा अपने सामने कर लिया और उसे हेल्दी और सादा खाना दे दिया। अमायरा की जान जा रही थी। उसने मरी हुई आवाज़ में बोला, मुझे ये चाहिए, ये सब मेरा फेवरेट है, मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट बुरा मानेगा। तंज ने कहा, इसे तुम्हारे लिए मैं खा रहा हूँ, तुम बस मुझे खाते हुए देखना, अपने मन को भर लो। तंज यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। अमायरा समझ रही थी, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सादा खाना बेमन से खा लेती है। डिनर के बाद तंज डाइनिंग टेबल से उठ गया और अपनी कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए बोला, सारे बर्तन किचन में ले जाकर साफ कर दो। अमायरा का खून जम गया, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वह अपने होठों को चबाते हुए बोली, तुम मुझसे बर्तन धुलवाओगे? मैंने ये कभी नहीं किया। तंज ने गुस्से से उसे देखा तो अमायरा घबराते हुए खड़ी हुई और बोली, मैं सब धो दूंगी, एकदम चकाचक। तंज तुरंत वहाँ से चला गया। अमायरा इतने सारे बर्तन देकर चम्मच पटकते हुए बोली, मुझे सिर्फ थोड़ा सा खाने को मिला, फिर भी मुझे इतने काम करना पड़ रहा है। अगर यह नाराज़ ना होते ना तो मैं कुछ भी ना करती। अमायरा बेमन से सारे बर्तन इकट्ठा करके किचन में लेकर जाती है और वॉश बेसिन में डालकर उन्हें धोने की कोशिश करती है। वे बेमन से बर्तन धो रही थी, पर ढेर सारा पानी फर्श पर फैला चुका था। थोड़ा सा झाग अमायरा के चेहरे पर लग गए थे। बर्तन धोने के बाद वह सबको अच्छे से लगा देती है, पर अचानक उसके हाथ से एक प्लेट लगकर जमीन पर गिर जाती है। वह एकदम से घबरा गई। उसने देखा कि किचन में कोई नहीं आ रहा है, तो वह जल्दी से टूटी हुई प्लेट को डस्टबिन में डालकर राहत की सांस लेती है और फिर किचन से बाहर आने लगी। तभी कपिल वहाँ पर आ जाता है। वह किचन की हालत देखता है और थोड़ा खांसते हुए बोला, भाभी जी, टीचर ने कहा था आपको किचन भी साफ करना है। उसके बाद उनके लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना स्टडी रूम में दे देना, फिर आप जल्दी सो जाइए ताकि आप सुबह खाना बना सकें, क्योंकि कॉलेज भी जाना है और उसके बाद टीचर की एक मीटिंग भी है। हमारा अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए विश्वास को देख रही थी। वह कुछ कहने वाली थी, मगर विश्वास डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। वह स्टडी रूम की तरफ जाते हुए खुद से बड़बड़ाया, भगवान जी, भाभी जी को ये सब करने की हिम्मत देना। वहीं अमायरा किचन को देखती है, फिर तंज के मनाने के लिए वह हिम्मत जुटाकर पूरे किचन को साफ करने लगती है और ब्लैक कॉफ़ी बनाकर स्टडी रूम में आ जाती है।
तंज सीरियस होकर स्टडी रूम में अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। वह बहुत ही गंभीर लग रहा था। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद किया और अपना मास्क उतारा। तंज ने विश्वास को अपनी गहरी आंखों से देखा तो विश्वास घबराते हुए बोला, मैंने भाभी जी से वह सब करने के लिए कह दिया जो आपने कहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर तंज उसे जाने का इशारा करता है। ठीक उसी वक्त अमायरा अंदर आ जाती है। उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी। वह मुस्कुराते हुए कॉफ़ी को टेबल पर रखती है और तंज से बोली, तुमने जो कहा था मैंने सब कर दिया। मैं सुबह खाना भी बना दूंगी। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा वही गलती नहीं करूँगी। हम चाहे जितना लड़ लें पर मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। प्रॉमिस। इतना कहते हुए उसने तंज के गले से अपनी बाहें डाल दी। वहीं तंज उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। उसने अपनी गहरी आंखों से ब्लैक कॉफ़ी को देखा जो ना तो ब्लैक कॉफ़ी जैसी लग रही थी और ना ही उसमें वैसी स्मेल थी। तंज ने कॉफ़ी उठाकर देखी तो उसकी आईब्रो कस गई। तंज ने ब्लैक कॉफ़ी को उठाकर गौर से देखा और फिर गहरी आवाज़ में बोला, क्या तुम इसे ब्लैक कॉफ़ी कहती हो? इसमें चाय की पत्ती क्यों पड़ी है? हमारा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसकी नज़र में पानी में चाय की पत्ती डालकर उबाल दो तो और उसे छान लो तो वह ब्लैक कॉफ़ी हो जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस के बाद बोली, ये ब्लैक कॉफ़ी है। ये तुरंत ब्लैक कॉफ़ी उठाती है। तंज रोकता है उससे पहले ही वह उसे पी लेती है। और अमायरा ने उसमें ब्लैक चिली भी डाली थी, इसलिए कड़वेपन के कारण वह पूरा कॉफ़ी अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, पर वो सारा तंज के चेहरे पे गिर जाता है। गुस्से में तंज ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। हमारा घबराते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, मैं साफ कर देती हूँ। वह जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर तंज के चेहरे को साफ करने लगी, पर गलती से उसके हाथ से मग छूट गया। गर्म कॉफ़ी सीधा तंज के ऊपर गिर गई। हमारा घबराते हुए जल्दी से उसके ऊपर से हट गई और तंज की शर्ट को साफ करने लगी। तंज एकदम से उसके हाथ को पकड़कर गुस्से से बोला, गेट आउट। मैंने तुम्हें बर्तन साफ करने के लिए कहा था और तुम उसका बदला निकाल रही हो। हमारा कुछ कहना चाहती थी मगर तंज बहुत गुस्से में आ गया। उसने हमारे के हाथ को पकड़ा, उसे रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अमायरा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। वह दरवाज़ा पीटते हुए बोली, मेरी बात सुनो मिस्टर लाइफलाइन, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तंज ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया तो अमायरा उदास होकर रूम में आ जाती है। वह परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया और कान पर लगाकर उदास होकर बोली, मॉम, आपने सच कहा था। वह मुझसे नाराज़ है पर वह मुझसे बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ मिसेस जिंदल इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी। उनके पास मिनी, शुगर और अंकिता भी बैठी थी। वो सब इस वक्त चाय पी रहे थे और फ़ोन स्पीकर पर था। मिसेस जिंदल ने एक सिप लेकर आराम से कहा, चिंता मत करो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह मान जाएगा, बस थोड़े से एफर्ट्स लगाओ। शुगर भी जल्दी से बोली, अरे अम्मू डार्लिंग, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अगर तू अपने पति को हरकतें ऐसी हैं तो वह तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगा। वह ज़रूर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मिनी भी जल्दी से बोली, हाँ बिल्कुल। हमारा बेड पर बैठ गई और उदास होकर बोली, लेकिन वह नहीं मान रहा है। वह अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। मैंने गलती से उसके ऊपर ब्लैक कॉफ़ी गिरा दी और उसने मुझे स्टडी रूम से बाहर निकाल दिया और गुस्सा भी किया। मिसेस जिंदल बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बस उसका गुस्सा देखा है पर तुमने गुस्से के पीछे का मतलब नहीं देखा। हमारा कंफ्यूज होकर बोली, उसके कहने का क्या मतलब है? मिसेस जिंदल आराम से बोली, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी बॉडी पर जलने का निशान देखो और परेशान हो जाओ। बस इसलिए उसने तुम्हें स्टडी रूम से बाहर भेज दिया। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी भी इंसान को गलतफहमी हो जाए, जैसे तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। हमारा पीठ के बल बेड पर लेट गई और कुछ सोचते हुए बोली, पर अब मैं क्या करूं, उसे कैसे मनाऊं? गलती मेरी है। हम जब भी फाइट करते हैं मुझे उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं उसकी सारी बातें मान रही हूँ पर वह केवल गुस्सा कर रहा है। काफ़ी देर तक शांति हुई रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले।
तभी मिसेस जिंदल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अपने चाय का कप नीचे रखा और गले को साफ करते हुए बोली, अम्मू, अब मैं जो बोल रही हूँ ना, वह ध्यान से सुनो। हमारा सीरियस होकर बेड पर बैठ गई। मिसेस जिंदल और भी ज़्यादा सीरियस होकर बोली, मैं आजकल बहुत सारी रोमांटिक फिल्म्स देख रही हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी तब उन्होंने मुझे रोमांटिक फिल्म दिखाई थी और बहुत सारी बातें भी बताई। एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जब पति नाराज़ हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सिर्फ अम्मू तुम्हें ही नहीं, शुगर, अंकिता और मिनी, तुम तीनों को भी सुनो। चारों ध्यान से सुनने लगी। मिसेस जिंदल फ़ोन के करीब आई और कॉन्फिडेंस से बोली, अम्मू, जिंदल खानदान के मर्दों में गुस्सा बहुत होता है। वो कभी दूसरे के सामने झुकते नहीं। बस तर्ज के पास जाओ, उसे ज़बरदस्ती उठाकर बेड पर पटक दो और वही करो जो लोग रात में करते हैं। उसे बचने का कोई मौका मत दो। अगर वह भागने की कोशिश करे तो उसके कपड़े फाड़ दो, बेड से उसके हाथ को बांध दो। अगर तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती भी की तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। मिसेस जिंदल की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गई। अमायरा के हाथ से तो फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मिनी शर्मा गई थी। वही शुगर सीटी बजाते हुए बोली, ये बात हुई ना सासू माँ। वहीं तनिष्क और जय पीछे ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनी, उनके कदम रुक गए। मिसेस जिंदल आगे बोली, अमू, पति गुस्से वाला हो या ईगो वाला, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो वो तुम पर फिसल जाएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।